जय हिंद। सौर एकेडमी सतना में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये एमपीपीएससी, पटवारी, व्यापम के किसी एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, जहां भी भारतीय इतिहास पूछा जाता है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया जाता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। और यदि हम ऋग्वेद के विषय में बात कर लें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसकी जो रचना है वो पद्यात्मक है, ये भी याद रखिए। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यदि पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, ये भी याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? कौन से वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं सामवेद, सामवेद जो है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है और इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। तो यहाँ ये याद रखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। इसके अलावा हमने ऋग्वेद की चर्चा कर लिया है, यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है और यह वेद जो है मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, तो इसको भी याद रखिएगा। अर्थवेद कैसा है? अर्थवेद चौथा वेद है और इसमें जो मिलता है तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो वे कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। यहाँ पे भारतीय संगीत का मूल माना गया है वो सामवेद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सबसे पहले देख लेते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108 है। उसमें से एक मुंडकोपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध संगीतियों आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध जो संगीतियाँ हुई थी वो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनका सही क्रम क्या है? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी 483 ईसा पूर्व। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी 383 ईसा पूर्व। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व, कालाशोक 383 ईसा पूर्व, अशोक 255 और कनिष्क प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान, ये भी याद रखिए, हीनयान और महायान। क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो मेगस्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र नगर था एक समिति द्वारा शासित होता था और इस समिति में कितने सदस्य होते थे? तो इस समिति में 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य। और मेगस्थनीज के अनुसार ही मौर्य का शासनकाल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था, ये भी याद रखिए। और मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो था यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक रचना भी की थी, इंडिका। महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जाता है इंडिका। ये किसके द्वारा रचित है? ये मेगस्थनीज के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इनफेक्टो को भी याद रखिए। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश के बाद जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी।
किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। और किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। तो ये सारे फैक्टों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन जो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त के समय से, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। हर्ष और पुलकेशन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध का जो वर्णन मिलता है, हमें जानकारी जो मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि जो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के जो बीच युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। और कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था। जो और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें प्रथम में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्ति नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर और लौह एवं रक्ति नीति का पालन किसने किया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्ति नीति का पालन किया था। और बलबन स्वयं को जिल्ले इलाही बताया था। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। और इसने अपने को जिल्ले इलाही बताया था। और बलबन की मृत्यु के बाद ही खिलजी वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितार और तबले का आविष्कारक का श्रेय किसको माना जाता है? तो सितार और तबले का आविष्कारक जो माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे और इन्हें ही सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात जो है वो किससे संबंधित था? गरीबों की सहायता से संबंधित था। किससे संबंधित था? गरीबों की सहायता से संबंधित था। फिरोज शाह ने बहुत से कई नगरों का निर्माण किया था, जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर इत्यादि नगरों की भी स्थापना की थी। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, फिरोज शाह ने 4 प्रकार के कर लगाए थे। वो कौन कौन से थे? खराज, हो सकता है पूछा जाए, खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये 4 प्रकार के कभी किसने लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाए थे। तो ये सारों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब्दुल रज्जाक 1442 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक 1442 में अपनी भारत यात्रा के दौरान देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवराज द्वितीय के शासनकाल में। और देवराज प्रथम के शासनकाल में इटली का निकोलो कोंटी आया था 1420 में। ये भी याद रखिए। देवराज प्रथम के शासनकाल में यदि पूछा जाता है निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था 1442 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम तोप और बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो सर्वप्रथम तोप और बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? बाबर था। और इसने बाजौर और मीरा के किले में 1518, ये भी याद रखिए, 1518 से 19 के बीच में इसने पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, माना नहीं जाता है ही। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे?
शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो यहाँ पे देखें सयाजी भोसले शिवाजी के पिता थे। दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। जीजाबाई उनकी माँ का नाम था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पे देखें बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है द्वितीय संस्थापक? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीरा। सबसे पहले भारत में उपनिवेश के रूप में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। तो उनका जो प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था। और उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो ये भी याद रखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, वो कौन से युद्ध के बाद हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। तो ये भी याद रखिए। कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इसके अलावा बहुत सारे और भी याद रखिएगा। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो यहाँ पे जो हजरत महल है इन्हें महक परी का नाम दिया गया था। महक परी का उपनाम दिया गया था। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो लखनऊ से किया था। और इनके विद्रोह को कौन कुचला था? तो कैंपेबल और हेनरी लॉरेंस ने कुचला था। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजरत महल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्ज। किसके ऊपर चलाया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा वारेन हेस्टिंग्ज के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को। इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लंदन में। इंडिया होम रूल सोसाइटी कहाँ पे स्थापना की गई थी? लंदन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के संपादक कौन थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम के संपादक कौन थे? मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के संपादक कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। और मोतीलाल नेहरू किसका संपादन किया था? तो इंडिपेंडेंट पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने का किया था? इंडिया डिवाइडेड का किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका संपादन किया था? तो ये भारत दुर्दशा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना आज़ाद। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? वीणा। वीणा जो है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तुशैली में से निर्मित है? तो तंजौर का जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली से निर्मित है। कौन सी वास्तुशैली से निर्मित है? द्रविड़ शैली से निर्मित है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी कहाँ से संबंधित है, कौन से राजघराने से, तो ये बनारस राजघराने से संबंधित है। ठुमरिका गायिका गिरिजा जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिजन पत्रिका के संपादक लेखक कौन थे। हरिजन पत्रिका के संपादक लेखक कौन थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन पत्रिका का संपादक किसने किया था, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में, और ये मालाबार जो केरल का तटीय क्षेत्र है मालाबार, यहाँ पे हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अली मुसलियार ने किया था। किसने किया था, अली मुसलियार ने किया था मोपला विद्रोह। और कब किया था, 1921 में। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो कौन से प्रथम भारतीय थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया, या भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने की थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले से और फैक्ट भी बनते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन से, किसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। यहां पे राइट आंसर कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 1857 ई के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी बने। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये किसान आंदोलन था। और इसका ये जो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी, और इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। वर्ष 1928 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। किसके शासनकाल में, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला थे, इनके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में, और किनके बीच हुई थी, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और कब हुई थी, 1761 में, 1761 में हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था वो अकबर ने प्रारंभ किया था। उसने अपने राज्य को मनसब में बांट रखा था, और इस प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, अकबर ने किया था, मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो वह कौन सा प्रथम भारतीय शासक थे, तो वो राजराजा प्रथम थे। कौन थे, राजराजा प्रथम। ये चोल वंश के शासक थे। किसके शासक थे, चोल वंश के शासक थे, जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजराजा प्रथम। देख लेते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन थे। प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय शासक कौन थे, राजराजा प्रथम थे। ये चोल वंश के शासक थे जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजराजा प्रथम।
नेक्स्ट देख लेते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो ये जयदेव हैं। किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसकी सभा को, लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे। ये बंगाल के सेना राजवंश के चौथे शासक थे। कौन, लक्ष्मण सेन। और ये बंगाल के अंतिम शासक भी माने जाते हैं, तो ये भी याद रखिए। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, किसकी सभा को अलंकृत किया, तो ये लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, तो एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण ये राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किस वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है, स्थापत्य शास्त्र है। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है, स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ किसके विषयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, तो ये समुद्रगुप्त जो थे मौर्य का गुप्तकालीन शासक थे, और इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। उसके पश्चात ही इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत के नेपोलियन की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था, भारत के नेपोलियन की उपाधि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, गुप्तकालीन शासक थे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने प्रारंभ किया था। हम सभी को पता है कि भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग को किसने प्रारंभ किया था, कनिष्क ने। किसने, कनिष्क ने। ये कुषाण वंश के शासक थे। और कनिष्क में एक फैक्ट और याद रखिएगा, 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत बोला जाता है। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया था। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई थी। किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई थी, तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है, मैकियावली के प्रिंस से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है ये सांची में स्थित है। कहाँ स्थित है, सांची में स्थित है। ये रायसेन जिले में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और इसका निर्माण किसने कराया था, मौर्यकालीन शासक अशोक ने कराया था। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। शून्यता का जो सिद्धांत दिया था वो कौन से बौद्ध दार्शनिक ने दिया था, तो नागार्जुन ने दिया था। शून्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन। मोहनजोदड़ो को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का एक और नाम है, वो कौन सा है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और यह यदि वर्तमान स्थिति देखिए मोहनजोदड़ो की, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वर्तमान में अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और इसकी खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की थी। और किसने की थी, आर.डी. बनर्जी। याद रखिए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है ये लोथल है। कौन सा बंदरगाह है, लोथल है। अब चूंकि बंदरगाह से संबंधित है तो नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, लोथल शहर स्थित है भोगवा नदी के किनारे। और यदि वर्तमान स्थिति इसकी देखें तो गुजरात का अहमदाबाद जिला आता है। कौन सा आता है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। इस तरह से हमने आज इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को देखा है। और इसी तरह की टेस्ट सीरीज हम आगे भी लाते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।